कहानी की शुरुआत में सियोयंग नाम की लड़की किसी से बचकर भाग रही थी। वो दोनों लड़के उसे कुछ कर पाते कि वहाँ पर एक लड़का आकर उन दोनों से फाइट करने लगता है। अब सियोयंग तो वहाँ से बचकर भाग गई थी, मगर इनकी फाइट देखकर हमें पता चलता है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर्स है। और यही लड़का हमारी कहानी का मेन लीड लुइस है। लुइस इन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों आखिर में किसके लिए काम करते हो, तो ये दोनों कहते हैं कि आश्वेल के लिए। इतना कहकर वो दोनों गायब हो जाते हैं। अगले दिन सियोयंग अपने क्लास में गाना सुन रही थी कि वहाँ पर उसका फ्रेंड डूजुन आकर उसे डरा देता है। तो सियोयंग उसे चिढ़कर वहाँ से जा रही थी, तो डूजुन उसे कहता है कि वैम्पायर सच में होते हैं, तो मुझे तुम्हें घर तक छोड़ने दो। क्या पता रास्ते में ही तुम्हारा पाला किसी वैम्पायर से पड़ जाए, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इस पर सियोयंग उसे कहती है कि वैम्पायर जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। अगर आगे से मेरे साथ ऐसी बकवास की ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। आगे सियोयंग एक फ्लावर शॉप में जाती है, जो कि पहले उसकी माँ का हुआ करता था, मगर उसके गुजर जाने के बाद ये शॉप किसी और का हो गया। वो जो फ्लावर शॉप की ऑनर थी, उसका रिलेशन सियोयंग के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा था। उसे पता था कि सियोयंग अनाथ है, घर पर अकेली ही रहती है, इसलिए वो उसे कुछ खाना देती है। डूजुन तो सियोयंग का पीछा करते करते यहाँ तक आ गया था, क्योंकि वो उसे पसंद करता है, मगर सियोयंग उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचती। डूजुन उसे काफी परेशान कर रहा था कि सियोयंग का हाथ एक फूल के कांटे पर लग जाता है एंड उसका थोड़ा खून निकल जाता है। वो डूजुन से तंग होकर वहाँ से जा रही थी। उसी शॉप पर लुइस भी आ रहा था एंड लुइस भी उसे इस तरह से जाते हुए देखता है। लुइस यहाँ पर एक स्पेशल फ्लावर की तलाश में आया था। वो सभी फ्लावर्स को देख ही रहा था कि वो जो शॉप ओनर थी उस पर लाइन मारने लगती है, क्योंकि लुइस बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। ये लड़की लुइस का अटेंशन पाने के लिए बहुत कुछ करती है, मगर लुइस उसे जरा सा भी भाव नहीं देता कि तभी ही लुइस को सियोयंग के खून की स्मेल आने लगती है। वो कहता है कि ये किस टाइप का फ्लावर है, पर जब वो सियोयंग के खून को देखता है तो वो तुरंत बाहर भागकर जाता है, मगर तब तक तो सियोयंग वहाँ से जा चुकी थी। वो शॉप ओनर से पूछता है कि अभी अभी जो लड़की यहाँ आई थी वो कहाँ गई और वो कौन है, तो वो कहती है कि सियोयंग, वो तो अपने घर चली गई। तो यहाँ से लुइस को उसका नाम पता चलता है कि उसका नाम सियोयंग है। अगले सीन में लुइस अपने असिस्टेंट बेखान और आखान को सियोयंग के बारे में बता रहा था कि तुम दोनों को उस लड़की को किसी भी तरह से ढूंढना होगा, क्योंकि उसी के ही जरिए मैं वैम्पायर्स के फ्लावर को ढूंढ पाऊंगा। फिर अगले ही दिन से ये दोनों सियोयंग को ढूंढने के लिए उसके स्कूल जाते हैं। वो लोग ताकाशाकी कर ही रहे थे कि स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे पकड़ लेता है, मगर जब वो उसका चेहरा देखता है तो कहता है कि बेखान और अखन तुम दोनों यहाँ पर। तो ये दोनों कहते हैं कि एल्डर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगले सीन में एल्डर कह रहा था कि अच्छा, तो लुइस ने वैम्पायर्स फ्लावर को ढूंढना शुरू कर दिया है ताकि वो वैम्पायर वर्ल्ड का लॉर्ड बन सके। आखिर में लुइस ने ये फैसला कर ही लिया, मगर वैम्पायर्स के फ्लावर को ढूंढना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। ये सुनकर बेखान आखान कहते हैं कि लुइस को पता चला है कि सियोयंग नाम की लड़की इसमें उसकी मदद कर सकती है, कि तभी ही वहाँ से सियोयंग गुजरती है। डूजुन उसके पीछे पीछे आ रहा था, वो भी उसका नाम जोर जोर से चिल्लाते हुए। तो बेखान आखान को पता लग जाता है कि ये लड़की वही है। आगे डूजुन सियोयंग का पीछा करते करते उसके घर तक आ जाता है। वो तो उसके घर के अंदर भी एंटर होना चाहता था, मगर सियोयंग उसे भगा देती है। जाते जाते डूजुन कह रहा था कि ये हमेशा ही गुस्से में रहती है, मगर बहुत ही ज्यादा क्यूट है, और उसे जाते हुए ये तीनों लोग देख रहे थे, यानी कि इनको सियोयंग के घर के बारे में पता चल गया है। डूजुन के जाने के बाद लुइस सियोयंग के घर में आता है, तो वो सोचती है कि ये तो वही लड़का है जिसने उस दिन मुझे बचाया था। वो कहती है कि स्टंटमैन तुम यहाँ पर, मगर लुइस का ध्यान तो उसके घर को देखने में था, और ऐसे ही उसकी नजर सियोयंग के ब्रा पर पड़ जाती है। वो जैसे ही अपने ब्रा को लेने के लिए आती है कि वो गिरने वाली थी, पर लुइस उसे बचा लेता है। जब वो उसे देख ही रहा था कि उसकी आंखें लाल हो जाती है, सियोयंग कहती है कि क्या तुम वैम्पायर हो। ये सुनकर लुइस उसे नीचे धक्का दे देता है। सियोयंग तो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो पुलिस को कॉल करने लगती है कि वो अपनी पावर की मदद से उसका फोन उससे छीन लेता है। ये देखकर वो वहाँ से डर के मारे भागने लगती है, मगर जहाँ जहाँ वो जा रही थी लुइस टेलीपोर्ट होकर उसके पास आ जाता था। वो उसे कहता है कि इंसानों ने 150 साल पहले वैम्पायर के फ्लावर को चुरा लिया था, तो क्या तुम्हें पता है कि अभी वो कहाँ पर है। वो काफी शॉक्ड होकर कहती है कि क्या कहा, वैम्पायर्स का फ्लावर, तुम क्या बोल रहे हो, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा।
तो वो कहता है कि अगर तुम्हें उस फ्लावर के बारे में कुछ पता नहीं है तो तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगी। आगे लुइस ने बेखान और आखान दोनों को घर के अंदर बुला लिया था। सियोयंग इन दोनों को देखकर कहती है कि तुम दोनों कौन हो? तो ये दोनों कहते हैं कि इंसान हमें खून चूसने वाले दरिंदे कहते हैं। ये सुनकर वो तो डरने लगती है। लुइस उसे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरी प्रोटेक्शन के अंडर हो। इतना कहकर वो उसे अपनी स्लेव बनने को कहता है। वो मना करती है मगर लुइस उसे अपनी पावर की मदद से उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेता है। स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद उसके गले पर एक लॉकेट आ गया था। अगले दिन जब वो बाहर जाती है तो वो इस लॉकेट की मदद से वैम्पायर्स को आसानी से पहचान पा रही थी। वो कहती है कि अब मुझे पता चला कि मैं तो इतने सारे वैम्पायर्स के साथ रहती थी। जब वो स्कूल से घर वापस आती है तो उसके घर का पूरा नक्शा बदल गया था। वो अखान और बेखान से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को फेंकने की और यहाँ पर नया सामान लाने की। लुइस आकर कहता है कि तुम मेरी स्लेव हो तो तुम मुझे ऑर्डर मत दो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, बल्कि तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। लुइस को देखकर वो फिर से डर जाती है एंड कहती है कि जब तक वैम्पायर्स का फ्लावर हमें मिल नहीं जाता तब तक तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो, इसे अपना ही घर समझो। अगले सीन में वो उस फ्लावर को ढूंढने के लिए गए थे। वो उसे पूछ रही थी कि आखिर में वैम्पायर्स का फ्लावर कैसा दिखता है। तो वो कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता मगर मैं उसको उसकी खुशबू से पहचान लूंगा। वो लोग अलग अलग फ्लावर शॉप में जाकर उसे ढूंढ रहे थे मगर उसे वो फ्लावर कहीं भी नहीं मिलता। लुइस देखता है कि सियोयंग फ्लावर को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें इस काम में मज़ा आता है। इस पर सियोयंग उसे कहती है कि हाँ, मुझे फ्लावर्स को देखकर खुशी मिलती है। वैसे तुम इस फ्लावर को ढूंढने के पीछे इतना ज़्यादा क्यों पड़े हो? तो वो कहता है कि जो कोई भी इस फ्लावर को पजेस्ट करता है वो वैम्पायर वर्ल्ड का मसीहा बन जाता है। ये सुनकर वो कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें वैम्पायर वर्ल्ड का मसीहा बनना है। तो वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे मसीहा बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आगे लुइस अपने किसी दूसरे वैम्पायर फ्रेंड से मिलता है। वो उसे बताता है कि आजकल ये आशवेल हाई स्कूल की लड़कियों को अपना निशाना बना रहा है। ये सुनकर वो थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि सियोयंग भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी। घर पर सियोयंग लुइस की वही वाली पेंटिंग को देख रही थी कि तभी ही वहाँ पर लुइस आ जाता है। वो उसे कहता है कि हमें किसी भी तरह से वैम्पायर्स के फ्लावर को जल्दी ही ढूंढना होगा। इतना कहकर वो उस पेंटिंग के अंदर चला जाता है। अगले दिन स्कूल में सियोयंग वैम्पायर्स फ्लावर के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रही थी कि वहाँ पर डूजुन आकर दूसरी लड़की से बात करने लगता है। वेल, ये लड़की भी सियोयंग की फ्रेंड है। वो लड़की कहती है कि आजकल हमारी स्कूल के आसपास तो हैंडसम लड़के मंडराते रहते हैं, तो मैं तो उस हैंडसम ओप्पा का नंबर मांगने चाह रही हूँ। इतना कहकर वो चली जाती है। यहाँ सियोयंग को इंटरनेट पर वैम्पायर फ्लावर की एक फोटो मिल गई थी तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर लुइस को ये दिखाने चाह ही रही थी कि उसे जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। लुइस ने भी ये चीखने की आवाज सुन ली थी तो वो टेलीपोर्ट होकर उसी जगह पर पहुंच जाता है। मगर तब तक तो आशवेल वहां से जा चुका था। वहां पर सिर्फ सियोयंग की वही वाली फ्रेंड बचती है। जब सियोयंग वहां पर आती है तो उसे ऐसा लगता है कि लुइस ने ही उसकी फ्रेंड को मारा है। सियोयंग का पीछा करते करते डूजुन भी उसी तरफ आ रहा था तो लुइस उसे लेकर वहां से गायब हो जाता है। सियोयंग आते ही उस पर चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा क्यों किया। लुइस उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये मैंने नहीं किया है बल्कि आशवेल ने किया है, मगर सियोयंग उस पर भरोसा ही नहीं करती। वो उसे कहती है कि मुझे तुम जैसे दरिंदों पर यकीन करना ही नहीं चाहिए था। वैम्पायर्स का फ्लावर उसे तुम खुद ही ढूंढ लेना और आगे से दोबारा मेरे सामने मत दिखाई देना। अगले सीन में वो एल्डर से मिलने के लिए गया था। वो उसे बता रहा था कि अगर आशवेल जो कर रहा है उसने वो बंद नहीं किया तो इंसान खतरे में पड़ जाएंगे। उसका रेड बालों वाला दोस्त कहता है कि उससे लड़ना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है क्योंकि आशवेल बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। एल्डर कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आशवेल को अभी तक उस फ्लावर को ढूंढने का जरिया पता नहीं चला है, इसलिए वो इस तरह से हाई स्कूल की लड़कियों को अपना निशाना बना रहा है। ये हमारे लिए अच्छा है और उसे वो जरिया पता भी नहीं लगना चाहिए। जब लुइस उससे बात करके वापस आता है तो सियोयंग अपने कमरे में सो रही थी। वो उसे सोते हुए देखता है एंड फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सियोयंग जब उठती है तो
बेखान और आखान ने उसके लिए डिलीशियस खाना बनाया था जो कि सियोयंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। ये तीनों ही लोग लास्ट पीस के लिए लड़ रहे थे तो सियोयंग कहती है कि तुम लोग तो वैम्पायर्स हो तो फिर ये इंसानों का खाना क्यों खाते हो। ये दोनों कहते हैं कि हम दूसरे वैम्पायर्स की तरह नहीं है, हम वेजिटेरियन हैं। फिर वो दोनों कहते हैं कि हमें उस वैम्पायर्स फ्लावर को जल्दी ही ढूंढना होगा क्योंकि दूसरे वैम्पायर्स ने भी उसे ढूंढना शुरू कर दिया है। ये सुनकर वो कहती है कि क्या तुम दोनों आसवेल की बात कर रहे हो। तो ये दोनों कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला और तुम ये नाम दोबारा मत लेना क्योंकि ये अलाउड नहीं है। आगे सियोयंग को ये भी पता चल जाता है कि कल रात उसकी फ्रेंड के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें लुइस की कोई गलती नहीं है बल्कि ये सारा कारनामा तो आसवेल का है। फिर वो उस फ्लावर को ढूंढने के लिए जाती है एंड गेस व्हाट, इस बार वो उसे मिल भी जाता है। जब वो उस पौधे को अपने बैग में भर रही थी कि तभी ही वहाँ पर आसवेल आ जाता है। वो उसके लॉकेट को देखकर कहता है कि अच्छा तो लुइस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। इतना कहकर वो सियोयंग को अपने साथ लेकर चला जाता है। जब लुइस वहाँ पर पहुँचता है तब तक तो वहाँ पर कोई नहीं था। लुइस सियोयंग की स्मेल का पीछा करते करते आसवेल तक पहुंच जाता है। आसवेल जो कि 900 साल पुराना एक वैम्पायर था, वो उसे कहता है कि तुम आजकल के आए हुए लड़के, तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे। फिर इन दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। आसवेल जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था तो लुइस उसके सामने टिक नहीं पाता। आसवेल लुइस को ज्यादा नुकसान पहुंचा पाता कि तभी ही वहाँ पर ये रेड बालों वाला रीका आ जाता है। जब रीका आसवेल से फाइट कर रहा था तो ऐसे में ही लुइस सियोयंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद रीका भी इसी जगह पर पहुँच जाता है। जब सियोयंग को होश आता है तो वो लुइस को देखकर कहती है कि आसवेल यहाँ पर आया था। लुइस उसे कहता है कि तुम ज्यादा डरो मत, अब तुम सेफ हो। रीका कहता है कि क्यूटी, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। लुइस कहता है कि तुम इससे इस तरह के मजाक मत करो। तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। आसवेल को सियोयंग के बारे में पता लग गया है तो वो दोबारा भी आ सकता है। वो सियोयंग से कहता है कि अब से तुम्हें तुम्हारे हैंडसम ओप्पा बचाएंगे, तुम्हें इससे कोई एतराज तो नहीं। कि लुइस आखान और बेखान को बुलाकर कहता है कि तुम दोनों मेरे विटनेस बनोगे। इतना कहकर वो सियोयंग को किस करता है जिस वजह से सियोयंग के गले पर एक निशान पड़ जाता है। अगले सीन में सियोयंग इस निशान की वजह से बहुत ही ज्यादा चिढ़ रही थी। उसने तो इस निशान को ढकने के लिए काफी लंबे कपड़े भी पहने थे। लुइस उसे कहता है कि इसके अलावा मेरे पास तुम्हें बचाने का और कोई तरीका नहीं था, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, प्लीज मुझे माफ कर देना। फिर वो उसे कहता है कि वैम्पायर हमेशा ही अपनी होने वाली वाइफ के गले पर 2 विटनेस के सामने ऐसा ही निशान बनाते हैं ताकि वो लड़के जब भी कोई मुसीबत में पड़े तो उस वैम्पायर को पता लग जाए। सियोयंग कहती है कि क्या कहा वाइफ, पर मेरी तो शादी करने की उम्र भी नहीं हुई। तो वो कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। जब तक वैम्पायर फ्लावर मिल नहीं जाता तब तक ये निशान तुम्हारे गले पर रहेगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। फ्लावर का सुनकर सियोयंग को कुछ याद आता है। वो जल्दी से भागकर इस फ्लावर को लेकर आती है और कहती है कि देखो मुझे वो फ्लावर मिल गया। तो लुइस उसे देखकर कहता है कि ये वो नहीं है। ये सुनकर वो थोड़ी मायूस हो जाती है क्योंकि उसने इस फ्लावर को ढूंढने के लिए बहुत सारी मेहनत की थी और उसकी ये मायूसी लुइस भी नोटिस कर लेता है। अगले सीन में वो अपनी माँ की फोटो के पास उसी फ्लावर को रखते हुए सो रही थी कि लुइस उसे देखने आता है। वो इस फ्लावर को लेकर शॉप ओनर के पास जाकर उसे कहता है कि आप इस फ्लावर को ठीक कर दीजिए क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर शॉप ओनर उसे कहती है कि फ्लावर कभी इम्पोर्टेंट नहीं होते, हमारे लिए वो इंसान, वो मोमेंट बहुत ही ज्यादा खास होता है, इसलिए हम फ्लावर को इतनी तवज्जो देते हैं। फ्लावर चाहे कितना भी सूख जाए मगर हम उसे संभाल कर रखते हैं क्योंकि हम उन प्रेशियस मेमोरी को हमेशा ही याद रखना चाहते हैं। ये सब कुछ कहते हुए वो फ्लावर रिपेयर करते हुए वापस से लुइस को उसे दे देती है। लुइस सियोयंग के पास आकर वापस से उस फ्लावर को उसी जगह पर रख देता है एंड कहता है कि तुम जिस तरह से मुझे पसंद करती हो, मेरी केयर करती हो, आज से पहले मेरे लिए ऐसा किसी ने भी नहीं किया। इतना कहकर वो उसके फोरहेड पर किस करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के तुरंत बाद सियोयंग उठती है। वो कहती है कि अच्छा है कि लिप्स पर नहीं किया, वरना मैं सच में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। तभी ही वहाँ पर रीका आ जाता है। वो उसे पूछता है कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। तो वो उसे पूछती है कि लुइस वो कैसा इंसान है। तो रीका कहता है कि वो इंसान नहीं वैम्पायर है। फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें तो पता ही है ना
कि वैम्पायर इंसानों की कोख से जन्म लेते हैं। उसकी माँ एक इंसान होती है मगर डैड एक वैम्पायर होते हैं। जब ल्यूइस का जन्म हुआ था तब उसकी माँ को जब पता लगा कि वो एक वैम्पायर है तो उसने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। ल्यूइस के तो डैड भी उसे पसंद नहीं करते थे, इसीलिए ल्यूइस उसे खा गया। ये सुनकर वो डर जाती है मगर ये रिका तो उसे बस मजाक कर रहा था। अगले दिन ल्यूइस जब सियोयंग को स्कूल से वापस लेने के लिए आया था तो एल्डर सियोयंग के गले पर वो निशान देख लेते हैं एंड ल्यूइस को चिढ़ाने लगते हैं। तो वो कहता है कि मैं बस इसे प्रोटेक्शन देना चाहता हूँ, आप इससे ज्यादा और कुछ मत समझिए। आगे वो उन दोनों को अपने घर पर लेकर जाते हैं एंड कहते हैं कि आशवेल चाहे जितना भी ताकतवर हो लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी बैरियर लगा हुआ है। तभी ल्यूइस को बाहर से कुछ आवाज आती है तो वो बाहर देखने चाहता है तो रिका वहाँ पर उसे मिलता है। रिका उसे कहता है कि तुम उस तरफ देखने जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। ल्यूइस के वहाँ से जाते ही हमें पता चलता है कि रिका तो आसवेल से मिला हुआ है। वो यहाँ पर लुइस का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि मैं धीरे धीरे करके मुझे जो चाहिए वो हासिल कर लूंगा। तो यहाँ एल्डर लुइस के पेरेंट्स के बारे में सियोयंग को बता रहे थे कि वो लोग लुइस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो बचपन से ही अकेला बड़ा हुआ है और मैं बिल्कुल उसके डैड जैसा हूँ। ये सुनकर सियोयंग समझ जाती है कि उस दिन लुइस ने ऐसा क्यों कहा था कि तुम जिस तरह से मुझे पसंद करती हो, मेरी केयर करती हो, आज से पहले मेरे लिए ऐसा किसी ने भी नहीं किया। सियोयंग के वहाँ से जाते ही वहाँ पर आशवेल आता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने इस वैम्पायर ऑरा को छुपा लोगे तो मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा। इस पर एल्डर उसे कहते हैं कि तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो मगर वैम्पायर वर्ल्ड में राज नहीं कर पाओगे। ये सुनकर उसे आ जाता है गुस्सा एंड फिर इन दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। एल्डर तो आशवेल के सामने जरा सा भी टिक नहीं पाते कि तभी ही वहाँ पर लुइस आ जाता है, मगर वो भी आशवेल के सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर था, इसलिए फिर से एल्डर उसे लड़ने के लिए चाहते हैं। तो इस बार आशवेल उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। एल्डर कहते हैं कि सियोयंग एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है तो तुम उसका ध्यान रखना। इतना कहकर एल्डर की मौत हो जाती है। लुइस के लिए वो अपने डैड समान थे, इसलिए वो उसके जाने पर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। आशवेल उसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें उसके पास भेज रहा हूँ। वो उसे मारने के लिए आ ही रहा था कि बीच में रिका आ जाता है। रिका लुइस को लेकर वहाँ से भाग गया था। ये देखकर आशवेल को उस पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि रिका ने तो उसे धोखा दे दिया था। रिका तो बस आशवेल की मदद करने का ढोंग कर रहा था, बाकी वो सच में उसकी मदद नहीं करना चाहता था। सियोयंग को लुइस की हालत के बारे में जब पता चलता है तो उसे उसकी चिंता होने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम तो 100 साल पुराने वैम्पायर हो, तुम खुद के घाव हील कर सकते हो, तो फिर तुम उठ क्यों नहीं रहे। तभी ही उसे बेखान और अखान की बात याद आती है। वो लोग उसे कह रहे थे कि अगर कोई वैम्पायर इंसानों का ब्लड सक कर ले तो वो वापस से जिंदा हो सकता है, मगर जब भी कोई वैम्पायर ऐसा करता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये सब कुछ सोचकर वो लुइस को अपना खून पिलाती है। जैसा कि अखान और बेखान ने कहा था कि वैम्पायर्स ऐसा करने पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो लुइस भी कुछ ज्यादा ही ब्लड सक कर लेता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। लुइस जब उठता है तो वो सियोयंग को इस तरह से देखकर उसे घर लेकर आता है। उसने उसकी चोट पर पट्टी भी लगा दी थी एंड अभी वो बहुत ही ज्यादा पछतावे में था। अगले दिन सियोयंग को जब होश आता है तो वो उसे बाहर लेकर जाता है एंड कहता है कि सिचुएशन चाहे जो कुछ भी हो मगर कल जो तुमने किया था आगे से ऐसा मत करना। वो उसे कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी, वैसे तुम इसे ब्लड डोनेशन समझ सकते हो। तो वो कहता है कि इसकी वजह से तुम कल मर भी सकती थी। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे डांटना बंद करो, अभी मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना चाहिए क्योंकि मुझे अब अपना स्टेमिना बढ़ाना है, मैं अभी काफी कमजोर महसूस कर रही हूँ। ये सुनकर वो उसे खाने के लिए ले जाता है जहाँ पर वो इतना सारा खाना एक ही बार में खा जाती है। लुइस वाज लाइक आखिर में ये कितने सालों से भूखी थी। जब वो दोनों किसी दूसरी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर भी सियोयंग को भूख लगी थी। सियोयंग जब उसे वैम्पायर फ्लावर के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वो तो कब का मुरझा गया है, अब वो हमारी किसी भी काम का नहीं रहा। तो वो कहती है कि फूल जब मुरझाता है तब वो फ्रूट बन जाता है, तो मुझे लगता है कि वैम्पायर फ्लावर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। सियोयंग की ये बात लुइस को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है कि फिर से वो खाना मांग लेती है। वो उसे कहता है कि तुम्हारा पेट है या फिर कोई ब्लैक होल। जब वो लोग घर आते हैं तो वहाँ पर लुइस का सामान ना देखकर वो उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ से जा रहे हो।
तो वो कहता है कि वैम्पायर फ्लावर तो नहीं रहा तो हमारा यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है। स्योयंग समझ जाती है कि ल्यूइस उसे आज बाहर घुमाने के लिए क्यों ले गया, क्योंकि वो उसे आखिरी गुड बाय कहना चाहता था। वो उसे रोकने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है मगर वो नहीं मानता। वो उसे कहती है कि हम तो कपल्स हैं ना, फिर हम लोग अलग क्यों हो रहे हैं, हम तो एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो इस पर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा इसलिए कर रहा था क्योंकि तुम मुझे वैम्पायर फ्लावर ढूंढ कर देने वाली थी, मगर अभी के लिए इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहता। इतना कहकर वो उसके सिर पर हाथ रखते हुए उस गले की निशान को मिटा देता है। अगले सीन में वो उसे कहता है कि अब तुम फ्री हो, मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ गई थी मगर अब तुम सेफ हो। इतना कहकर वो उसके लिप्स पर किस करता हुआ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्योयंग जब उठती है तो लुइस वैम्पायर उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो पहले की ही तरह डोजुन के साथ स्कूल जा रही थी तो डोजुन उसे कहता है कि वो पेल स्किन वाला वैम्पायर जैसा दिखने वाला लड़का कहाँ गया जो कि हमेशा ही तुम्हारे साथ रहता था। तो वो कहती है कि डोजुन तुम फिर से वैम्पायर्स की बात करने लगे। उन दोनों को इस तरह से मस्ती करते हुए दूर से ये दोनों भी देख रहे थे। लुइस तो यहाँ पर जेलस होने लगता है कि रीका कहता है कि तुमने ही उसकी मेमोरी को मिटाया था, अब भुगतो। आगे वो अपनी एजिंग सेरेमनी पूरी करने के लिए गया था क्योंकि इस कहानी में बताया गया है कि एक सर्टेन उम्र होने पर वैम्पायर ऐसी सेरेमनी करते हैं ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर हो सके। दूसरी तरफ आसवेल अभी भी स्योयंग के पीछे पड़ा हुआ था। वो स्योयंग को किडनैप करके उसे उसी जगह पर लेकर आता है एंड कहता है कि तुम्हें ये जगह याद है, मैं तुम्हें पिछली बार यहीं पर ही लेकर आया था। आसवेल के कांटेक्ट में आते ही वो नेकलेस अचानक से ही चमक उठता है और स्योयंग को लुइस से जुड़ी हुई सारी पुरानी बातें याद आ जाती है। आसवेल उस लॉकेट को छीनकर वापस से उसे लुइस के पास भेज देता है। यहाँ पर लुइस ने अपनी एजिंग सेरेमनी को पूरा कर लिया था। वो अपने लॉकेट को वापस आता देखकर समझ जाता है कि आशवेल ने उसे चुनौती दी है। रीका वहाँ पर पहले पहुँचता है। रीका ने आशवेल को धोखा दिया था, इस वजह से आशवेल उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। अब इन दोनों के बीच में फाइट हो ही रही थी कि वहाँ पर लुइस भी आ जाता है। लुइस अब सेरेमनी को पूरा करने के बाद और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था तो वो अब इस बार एक ही झटके में आशवेल को खत्म कर देता है। अगले सीन में लुइस रीका को बता रहा था कि मैं वैम्पायर फ्लावर को इसलिए नहीं ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे वैम्पायर वर्ल्ड का मसीहा बनना है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो राजगद्दी कब से खाली थी। वैम्पायर फ्लावर के खो जाने के बाद वैम्पायर वर्ल्ड में तहलका मच गया था तो मैं तो बस इसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। राजगद्दी अभी खाली है तो रीका इसे तुम संभालो। फिर लुइस स्योयंग के पास जाता है। वो उससे दूर हो गया था और उसने उसकी मेमोरीज भी मिटा दी थी, इसलिए वो उसे माफी मांग रहा था। पहले तो स्योयंग उससे थोड़ी देर नाराज रहती है मगर बाद में उसे माफ कर देती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। तो गाइस, आपको ये शॉर्ट ड्रामा कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। और सबसे जरूरी बात, आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।